वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 3 जनवरी 2022 और 3 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। देखिए इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और इसका जो राइट आंसर था ये था शिक्षा विभाग। तो संबंधित चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया था आप चीज़ों को ध्यान में रखिए और कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आप तमाम चीज़ों को वहाँ पर लिख पाएं। तो इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखें, जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ साथ ही साथ बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सभी एग्जाम की तैयारी में लगे तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इस पर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया जो कि जनवरी से नवंबर 2021 तक का है। ये जल्द ही अपडेट होकर के दिसंबर तक का वर्जन लॉन्च हो जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हम चलते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, जो ऑफर चल रहा था क्रिसमस और नए साल के अवसर पर तो ये आज समाप्त होने वाली है। 3 जनवरी आज है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए और केवल 299 रुपये में यहाँ पर 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आप हमारे तमाम कोर्स को बीपीएससी मेकर ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं और आप इसे ज्वाइन करके डेली बेसिस पर यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। हमारे जितने भी मटेरियल है उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को वर्ष 2021 का साहित्य अकेडमी या फिर साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनमोल और अमित। अब यहाँ पर आप इनका पूरा नाम ध्यान रखिए, अनमोल झा और साथ साथ अगर हम बात करें अमित की तो अमित मिश्र, ये इनका पूरा नाम है। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं और इनकी किस उपलब्धि के लिए आप कह सकते हैं किस रचना के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ध्यान रखिए कि बिहार के 2 मैथिली लेखक जिनमें कि अनमोल झा और अमित मिश्र को वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी या फिर साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें डॉक्टर अनमोल झा की तो मधुबनी जिले के रहने वाले हैं तथा अमित मिश्र समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। इस तरह के प्रश्न आप लोग बार बार देखते होंगे, संबंधित जिले के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। हमने यहाँ पर इनकी रचना के बारे में लिखा कि अमित मिश्र को उनके बाल कविता संग्रह अंशु बनी फसरी जायब और डॉक्टर अनमोल झा को उनकी रचना लागे जो फूल आकाश के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों यहाँ पर रचना का नाम याद रखें, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना है। जो भी रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका परिणाम आपको अभी हाल ही में जो बिहार एसआई का एग्जाम आयोजित हुआ है वहाँ पर आपको देखने को मिला है। हमने बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के नोट्स को और बुक को देखा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारा जो बीपीएससी मेकर का नोट्स था जो कि आपको डेली और मंथली बेसिस पे मिला है, सारा बिहार एसआई का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वहाँ से लड़ा है, वहाँ से आया है। इसकी जानकारी मैंने आपको दिया भी था, लेकिन इसका जो प्रूफ है, सटीक प्रूफ मैं आपको जल्द दूंगा। ये प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं खोजने में थोड़ा सा समय लग रहा है। हालांकि जो प्रश्न मैंने आपको चैनल पर करवाए हैं, जो नोट्स मैंने आपको दिया है, ये तमाम चीज़ें मुझे याद है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ी सी दिक्कत हो रही ढूंढने में। हालांकि इनमें से 10 प्रश्नों को मैंने ढूंढ लिया, ये कहाँ पर किस मंथ का किस दिन का है, तो इसकी कह सकते हैं एक प्रूफ मैं आपको जल्द ही देने वाला हूँ ताकि आपको भी लगे कि बीपीएससी मेकर आपके लिए काम कर रहा है और सच में बीपीएससी मेकर का करंट अफेयर्स या फिर जो नोट्स हमको मिला है वो कह सकते हैं एग्जाम के लिए कारगर है और इसका प्रूफ आप लोगों को जल्द मिलेगा। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा प्रश्नों को ढूंढने में। अब चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में एक नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। ये घोषणा भी हाल ही में किया गया है और ये घोषणा किया गया बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा या फिर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बैठक में यह तय किया गया है यदि राज्य में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ेंगे तो कोरोना पीड़ितों को घर तक डाक विभाग फ्री में दवाइयां पहुंचाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके तहत कुछ कार्य प्रणाली होगी जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके तहत जांच के बाद किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आते ही उसकी सूचना डाक विभाग के मॉनिटरिंग सेल के पास आ जाएगी। जब यह जांच होगा तो इसकी सूचना डाक विभाग के मॉनिटरिंग सेल के पास पहुंचेगी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाएगा और साथ साथ उसे पोस्टमैन के जरिए कोरोना की दवा पहुंचा दी जाएगी और इसके लिए रोगी से किसी तरह की कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में एक बैठक में हुआ था और यहाँ पे हमने लिखा कि इसके मतलब कह सकते हैं पूर्व पोस्टमैन को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि सुरक्षित तरीके से दवाओं का वितरण किया जा सके। हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में लखीसराय जिले के किस व्यक्ति को लेट्स एम्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अजय कुमार इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि दिल्ली में आयोजित लेट्स एम्पायर बिहार कार्यक्रम में बढ़िया प्रखंड के निवासी अजय कुमार को युवा उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न हाल ही में किन भारतीयों को ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान के लिए चुना गया है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर इस प्रश्न में एक टिप छुपा हुआ है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर 1 सेकंड में इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे। हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प है। आप यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा नजर डालिए, एक शब्द का प्रयोग किया गया किन शब्द का। किन शब्द से अगर हम बात करें तो बहुवचन की बू आती है यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुवचन की जब बात आएगी तो एक से अधिक विकल्प यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है किन भारतीयों को, यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक से अधिक भारतीय यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ऐसा यहाँ से कह सकते हैं, आशय स्पष्ट होता है। तो इसी आधार पर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो चौथा का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। और ऑप्शन नंबर ई के तहत अगर हम बात करें तो ए, बी और सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन और साथ साथ नवजीत सिंह ढिल्लो और साथ साथ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, ये तीनों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यहां से आपको ये टिप याद रखना है, बहुवचन का अगर प्रयोग प्रश्न में किया जा रहा है तो आपको ध्यान रखना, आंख मूंद के आप मार दीजिए ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि एक से अधिक विकल्प यहां पर सही होगा तो यहां पर डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना, ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से मैंने बात किया क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में कनाडा में 3 भरतवंशियों जिन्हें कि प्रसिद्ध विज्ञानी डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन और साथ साथ रियल एस्टेट कारोबारी नवजीत सिंह ढिल्लो और साथ ही साथ प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को उनकी उपलब्धियों और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ कनाडा के लिए चुना है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर था। आई होप कि आप यहाँ से ये टिप याद रखेंगे। चलते अगले 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न, हाल ही में किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर यहीं पे बात करता है पत्रकारों की तो बहुवचन हो गया, तो हमारा यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही होता, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा गया किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा दानिश सिद्दीकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर इस प्रश्न बारे में डिटेल में जानते हैं क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो अफगानिस्तान में काम करते समय जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस क्लब ने मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। आप ध्यान रखिए 2020 वाला पुरस्कार है, यहाँ पर यह मत सोचेगा कि यहाँ पे गलत टाइपिंग किया गया, बल्कि ये 2020 का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार है, ये ध्यान रखिएगा। हमने पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने मुंबई प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किया और यह पुरस्कार दानिश की पत्नी यानी कि दानिश सिद्दीकी की पत्नी फ्रेडरिक सिद्दीकी ने ग्रहण किया है, ये ध्यान रखिए। हमने यहाँ पर दानिश सिद्दीकी की कुछ चीजों के बारे में लिखा कि दानिश सिद्दीकी मुंबई में स्थित एक भारतीय फोटो पत्रकार थे जो कि राष्ट्रीय राइटर्स मल्टीमीडिया टीम के प्रमुख थे, और साथ साथ उनकी उपलब्धि के बारे में एक पॉइंट है कि उन्हें रोहिंग्या शरणार्थी संकट का दस्तावेजीकरण करने के लिए 2018 का पुलित्जर पुरस्कार मिला था। तो ये भी ध्यान रखें, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। हम बढ़ते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौदा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और फिलीपींस के बीच अभी हाल ही में ये ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा हुआ है। तो यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में वर्षों तक सौदेबाजी के बाद भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा पक्का हो गया। हालांकि ये बातें बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अब ये सौदा कर सकते हैं पक्का हो चुका है और ये भारत और फिलीपींस के बीच हुआ है। साथ ही फिलीपींस की नौसेना के लिए दी जाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आधिकारिक सौदा अगले कुछ सप्ताह में किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए, और इससे भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक संबंध बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसी प्रश्न से रिलेटेड। ये पॉइंट है कि आसियान के महत्वपूर्ण सदस्य देश फिलीपींस का चीन के साथ सीमा विवाद है और चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए फिलीपींस ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए या फिर नौसेना को मजबूत करने की दिशा में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया है। इसी को देखते हुए अभी हाल ही में ये फिलीपींस ने समझौता किया, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये समझौता की बातें बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए अभी हाल ही में फिलीपींस सरकार के द्वारा ये समझौता किया गया भारत के साथ, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर फिलीपींस से रिलेटेड एक प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बनेंगे। तो हाल ही में गोल्डन राइस को मान्यता देने वाला पहला देश फिलीपींस बना है। पूरे दुनिया की बात करें तो गोल्डन राइस को मान्यता दिया गया फिलीपींस में और ये पहला देश है। चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न हाल ही में हिंदी के लिए किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दया प्रकाश सिन्हा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के हिंदी क्षेत्र की, यानी कि हिंदी के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई
और मुख्य पुरस्कार 20 भारतीय भाषाओं और साथ ही युवा बाल साहित्य पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए घोषित हुए हैं, ये ध्यान रखें। और हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्राट अशोक के लिए इन्हें दिया गया, जिनका नाम है दया प्रकाश सिन्हा। और इसी में हमने अगले पॉइंट में लिखा कि अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और 1 लाख रुपए की धनराशि एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाते हैं, ये ध्यान रखिए। यहाँ से पुरस्कार स्वरूप क्या क्या चीजें प्रदान होती है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में कौन से खिलाड़ी सेंचुरियन के मैदान पर टेस्ट मैच जीतने वाले एशिया के पहले कप्तान बने हैं। इससे पहले एशिया के किसी भी कप्तान ने, एशियाई देशों की बात करें तो एशियाई देश के किसी भी क्रिकेट टीम के कप्तान ने यहाँ पर सेंचुरियन के मैदान पर कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट में एक तरफा मुकाबले में 113 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। अब ये इतिहास यह है कि यह भारत की सेंचुरियन के मैदान पर पहली जीत है और इसके साथ ही विराट कोहली इस मैदान पर जीत दर्ज करने वाले पहले एशियाई कप्तान बने हैं। सेंचुरियन के मैदान पर किसी भी खिलाड़ी नहीं, कह सकते किसी भी कप्तान ने मैच नहीं जीता था, एशियाई कप्तान की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार यह 3रा टेस्ट मैच जीता है और यह अफ्रीकी सरजमी पर भारत के लगातार 2री टेस्ट जीत है। और एक पॉइंट यहाँ पर यह कि 2018 में टीम ने, भारतीय टीम ने जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, तो जोहान्सबर्ग में खेला गया आखिरी टेस्ट मैच 28 रन से जीता था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पहला ऐसा कप्तान बना, एशियाई कप्तान, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन मैदान पर, कह सकते हैं, पहला टेस्ट मैच को अपने नाम किया है और ये बने हैं विराट कोहली। अगला हमारा होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कितने बाघों की मौत हुई है, ये आंकड़ा अभी हाल ही में जारी हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 126 बाघों की मौत हुई है। आपको बता दूं कि देश में अर्थात भारत में 2021 के दौरान 126 बाघों की मौत हो गई है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में बाघों की इस मौत की संख्या में वृद्धि हुई है। ये जो कह सकते हैं यहाँ पर जो मौत हुई, इसमें वृद्धि हुई है। हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि इस वर्ष सबसे ज्यादा 44 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई और महाराष्ट्र में 26 तथा कर्नाटक में 14 बाघों की मौत हुई। ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं, हालांकि वास्तव में कुछ और हो सकता है, लेकिन आपको सरकारी आंकड़े ही ध्यान रखना है क्योंकि यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा बाघों की जब मौत हुई है मध्य प्रदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। अब यहाँ पर बाघों से संबंधित 2 पॉइंट है कि बाघों के संरक्षण के लिए सेव द टाइगर अभियान 2010 में शुरू किया गया था तथा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को शुरू हुई थी और इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे। तो दोनों पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट टाइगर वाला जो पॉइंट है ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है? किस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी नामक, कह सकते हैं, सड़क का उद्घाटन किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम राज्य के राज्यपाल द्वारा, कह सकते हैं, ये उद्घाटन किया गया है। आपको बता दूं कि सिक्किम राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पहले इस सड़क को जवाहरलाल नेहरू रोड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम से जाना जाएगा और यह गंगटोक के साथ सोमगो झील और नाटुला सीमा दर्रे को जोड़ने वाली दूसरी सड़क है और इसकी जो लंबाई है यह है 19.52 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना इस मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर यहाँ पे 34 लिखा गया है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है, ये ध्यान रखिए। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान की अगर बात करें तो जबकि तमिलनाडु और गुजरात इस सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है या फिर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पहले स्थान पर है तेलंगाना, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है गुजरात। अब यहाँ पर अगर हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के उद्देश्य की, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने इस चीज की चर्चा की है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और साथ साथ सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर बनाना है। और चर्चा यहाँ पे हो रही थी तेलंगाना की, तो हाल ही में तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और जिसके तहत ग्रामीण लोगों को दवाइयां ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई गई थी। तो ये भी ध्यान रखना, इसकी जानकारी मैंने आपको डिटेल में दिया था। अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी को हटाकर यह जिम्मेदारी केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद पर तैनात दुर्गा शंकर मिश्र को सौंपी गई है। आपको ध्यान रखना, इस पद पर पहले थे आर.के. तिवारी, जिन्हें कि इन्हें पद से हटा करके इस पद पर अब हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्र को यह कह सकते हैं पदभार सौंपा गया है। एक पॉइंट यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के 54वें मुख्य सचिव होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है। इस बारे में कई बार मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि अटल नवाचार रैंकिंग में भारत के शिक्षण संस्थानों में कौन सा संस्थान सबसे शीर्ष पर रहा है। तमाम जानकारी मैंने आपको विस्तृत पूर्वक दिया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे तो बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सबका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। तो आज ये अंतिम दिन है ऑफर का, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।